हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सलीम अहमद और स्टार गेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मैं पिछले 16 ईयर से सीबीएसई मैथ्स कोचिंग देता आ रहा हूं और आपके लिए आने वाले बोर्ड सीबीएसई एग्जामिनेशन 2023 में जो 11 तारीख को आपका बोर्ड होने वाला है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप काफी अच्छे से अपने एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। पहले तो आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन हो चुका है, होपफुली बहुत अच्छा किया होगा आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ मेन बातें जिससे आपको आपका एग्जाम करने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले या फिर 5 साल पहले हम कह लें, तो सभी लोगों में एक ट्रेंड होता था कि आप इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाइएगा, इसको आप जरूर करके जाइएगा। तो अब ऐसा पैटर्न, ऐसा ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। सीबीएसई आपका बिल्कुल कोर नॉलेज टेस्ट करने लगा है। आपने देखा ही होगा, जो सैंपल पेपर्स वगैरह आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको नहीं मिल रहे हैं इस बार। तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहली बात तो ये जो टिक लगाने वाला सिस्टम है ना, कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ये कर लो, इससे बिल्कुल हट जाइए आप। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करें, ऑब्वियसली आपने अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर ही दिया होगा, तो सबसे पहले आप वही चीज स्टार्ट करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को लगता है कि हमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आसान चैप्टर होता है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं करना। ऑल्दो एनसीईआरटी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है, लेकिन उसी के ऊपर डिपेंड हो जाना पूरी तरह से मुझे नहीं लगता इस एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा। अच्छा, हो सकता है बहुत आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो कि सारे क्वेश्चन बुक में से ही आ जाएं और टिक लगे हुए आ जाएं, लेकिन ऐसी चीज हम ऐसा कर नहीं सकते ना कि चलो इस बात को लेकर चल लेते हैं कि सारा बुक में से आएगा तो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे मेन बात है उसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यानी अगर मैं बात करूं सिंपली, तो उसकी थ्योरी, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी आप लिखिए, क्योंकि आपके नॉलेज बहुत अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं सीबीएसई। ठीक है, तो आपको पहली बात तो समझ आ गई कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों को एक चैप्टर होता है रिलेशन फंक्शन, उसमें क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आपके कोर कॉन्सेप्ट्स कि रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने घूम फिर के आने वाला है। ठीक है, यानी आपको एक सोल्जर की तरह काम करना है। कैसे? जैसे आप सीमा पर सोल्जर बनकर खड़े हुए हो, तो आपको हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा, भाई कहीं से भी हमला हो सकता है। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्स आपको डील करने पड़ेंगे, स्पेशली मैथ्स की में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं या नहीं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त कोर कॉन्सेप्ट ये पहले आपको चेक इन कर लेना है, अपनी लिस्ट बना लेनी है कि कोर कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं या नहीं। टिक मार्क वाले सिस्टम पर रिलाई बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा एक चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो। अच्छा, इसमें बहुत लोगों को मिथ है, मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों को मिथ है कि ओनली 2.1 एक्सरसाइज आ रही है, एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज करो, दैट्स इट, हो गया चैप्टर खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको बोल रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई स्टूडेंट्स के स्कूल में टीचर्स ने बताया कि भाई 2.1 करो, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2.1 नहीं, साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं आ रही हैं, बाकी सब कुछ आएगा। यानी आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से, और इस पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, साइन इनवर्स 3x-1, इसका डोमेन बताइए क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो 2.1 में नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन कहां है 2.1 में, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, ये प्री बोर्ड्स में भी आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको करना है। ठीक है, बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में, खास तौर पर डिटरमिनेंट की अगर बात करें, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ये सारी पहले अच्छे से आप लिस्ट बनाकर इसको याद कीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव देखिए एक ऐसा चैप्टर है, कैलकुलस का बेस है मतलब डेरिवेटिव।
तो डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एओआई, ये सारे चैप्टर, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स में सबसे पहली बात तो आपको डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया अच्छे से आना चाहिए, डेरिवेटिव कर लो अच्छे से, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से आप क्लियर कर लो क्योंकि इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपने साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, साइन ए प्लस साइन बी, कहीं से भी कुछ भी रिलेट करके एग्जाम में दे दिया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद हों और प्लस आपको डेरिवेटिव अच्छे से करना आता हो। डेरिवेटिव में आप बिल्कुल अच्छे से पक्का होना चाहिए और वो होगा भी, डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक टॉपिक होता है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, वो भी आपको करना है। कई लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन अलग dy बाय dx कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग चीज है। 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें लास्ट में जो दो क्वेश्चन है ना, वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से मिल सकते हैं डिफरेंशिएशन में। देखिए डिफरेंशिएशन में मतलब पूरे 5वें चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इन सभी की कॉन्टिन्यूटी आप याद करें कि ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शंस कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये सब। जैसे कि फॉर एग्जांपल e रेज टू पावर मॉड एक्स, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ ये फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूअस है या कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है या है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं या जहां पर आप पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं या नहीं, और नहीं कराए या नहीं करे आपने तो जल्दी से जल्दी आप इनको देख लीजिएगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमारा जो 6th चैप्टर है उसमें मैक्सिमा मिनिमा सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर आप किसी सैंपल पेपर वगैरह में भी देखोगे तो जितने भी हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए और कितने भी जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि जो एक एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है या इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन दे देगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर आपको कोई डाल सकते हैं तो 1 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि मुझे पूरा 100% स्कोर करना है, तो ये आपको कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप 1 मार्क के क्वेश्चन कर पाएंगे। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं होते हैं, बाकी हम कर लेते हैं। तो पता है क्यों नहीं होते हैं? आपकी कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने बात बोली है ना कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर होने चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से 1 मार्कर क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड बुक की तरफ चलते हैं। काफी आसान आसान चैप्टर्स भी हैं। एलपीपी है, एलपीपी आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप 2-3 घंटे भी बैठ गए उसमें लेकर तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ग्राफ बनाना सीखना है, कॉन्स्ट्रेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी सीखनी है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, एक टर्म है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रिवीजन करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन शेप जो होती है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई, ग्राफ हो गया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज में, प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो इसमें हमारा केस बेस्ड बन सकता है वो बेस थ्योरम में से बन सकता है, ठीक है। बेस थ्योरम का कोई भी आपका क्वेश्चन लेंगे, ऑल्दो जो हमारा केस बेस्ड होता है, मैथ्स में ज्यादा इतना स्कोप होता नहीं है कि घुमा फिरा के आपको देगा, तो वो बुक के ही क्वेश्चन को लैंग्वेज बदलकर केस बेस्ड बनाकर आपके सामने रख देता है। और केस बेस्ड भी हर चैप्टर में से पॉसिबल नहीं होता, इंटीग्रेशन में से बहुत कम चांस है कि केस बेस्ड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यही होता है असर्शन और रीजन, ठीक है, उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं है, असर्शन, रीजन, 1 मार्क के क्वेश्चन, जितनी भी चीजें हैं, पता है आपको क्या करना है, कोर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से कर लोगे, आराम से, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे इंटीग्रेशन की, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आप जितना एग्जामिनेशन के पास जाकर करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियरी है आपके लिए। यानी कि एग्जाम से अगर हमारे 4-5 दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिन बचे हुए हैं, तब आप इंटीग्रेशन को करना शुरू करें ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम ऐसे साइड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, भाई सिलेबस में बोला गया है कि
आपका सिंपल कर्व वाला टॉपिक आएगा, सिंपल कर्व वाला, ठीक है। तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें इंटीग्रेशन की भी अगर हम बात करें ना, तो दो ही इंटीग्रेशन आपके यूज होते हैं। एक तो x रेज टू पावर n वाला, पूरे चैप्टर की बात करें तो x रेज टू पावर n का आपको पता है ना, n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, और एक रूट a² माइनस x², ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आपको याद है, तो जिसे इंटीग्रेशन नहीं भी आता ना, जिसे इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता, वो भी ये चैप्टर कर सकता है। कौन सा चैप्टर? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अगर आपको ये दो फॉर्मूलेज याद है तो, ठीक है। 9 चैप्टर ऑर्डर डिग्री अच्छे से आप याद कीजिए। ऑर्डर और डिग्री में जो एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी से ऑर्डर डिग्री आप नहीं समझ सकते, आपको अलग से करना पड़ेगा। आप सैंपल पेपर ले लीजिए, कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठा लीजिए, उसमें ऑर्डर डिग्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखिए, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। और ऑर्डर डिग्री भी सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है आजकल। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, उसमें बोला जाएगा अगर ऑर्डर की वैल्यू m है और डिग्री की वैल्यू n है, तो बताओ m² प्लस n² कैसे होगा, वो सब चीजें। मतलब आना तो चाहिए ऑर्डर डिग्री निकालना, बाकी आप कैसे भी कर लोगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको तरीका अच्छे से समझ आ जाएगा और पहचान भी हो जाएगी, और इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। वेक्टर और 3D की अगर हम बात करें, देखिए सबसे मुश्किल होता था स्टूडेंट्स के लिए 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो एक ही चीज आ रहा है, अब लाइन के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन यही मैं बोलूंगा, वेक्टर और 3D दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से एनसीईआरटी में से आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, यानी 2 या 4% ही ऐसे चांस है कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको अलग से ही करने होंगे। अब आप, मैं इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, आप बार बार मुझसे सुन रहे होंगे कि अलग से करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। तो अलग से कहां से करें? तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी एक अच्छा सा सैंपल पेपर हो, टुगेदर का सैंपल पेपर हो, अरिहंत का सैंपल पेपर हो, यूलाइक हो, कुछ भी हो, खास तौर पर चैप्टर वाइज होगा तो ज्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए होने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आपके स्क्रीन पर नंबर हमारा चल रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका कोई भी डाउट है बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना होगा। और लास्ट में अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी आपसे यही बात बार बार बोल रहा हूं, अगर आप वो टिक लगाने वाले सिस्टम से कर रहे हैं तो आप हार मान चुके हैं। इसका मतलब कि अब मुझे बताओ मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं। आपके पास दिन बहुत सारे हैं, आपके पास लगभग 14 डेज हैं, आप 14 डेज है कितना कुछ कर सकते हैं। तो आप शेड्यूल बनाइए, एक पूरा पैटर्न बनाइए, मुझे ये काम करना है। सबसे आसान चैप्टर पहले पहले कीजिए, सबसे मुश्किल वाले जो आपको लगते हैं वो बाद में आप कीजिए, ताकि उसको याद रखने में, रिटेन करने में आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। और किसी भी तरह के असिस्टेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो दैट्स इट।